नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री उनकी समाधि स्थल सदैव अटल गए। सभी नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने संसद भवन में एक पुस्तक का विमोचन किया। अटल जयंती पर पीएम किसान निधि योजना जारी की गई है। पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की। भाजपा ने इसे उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। कार्यक्रमों में 1 करोड़ से ज्यादा किसान भाग लेंगे। किसान निधि जारी करते समय पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया। पीएम मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में भी अनुभव साझा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक देश भर में किसानों से बातचीत करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने में एक और स्वदेशी टीका असरदार मिला है। जायडस कैडिला का ये टीका 2 चरण में परीक्षण में असरदार मिला है। कंपनी ने दावा किया है कि अब तीसरे और अंतिम चरण के परीक्षण के लिए 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। केंद्र ने किसान यूनियनों को वार्ता के लिए फिर से आमंत्रित किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से 40 किसान नेताओं को पत्र लिखा गया है। सरकार ने कहा है कि एमएसपी से जुड़े मामलों में वार्ता में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नए कृषि कानूनों के दायरे में नहीं आता है। कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान पिछले 29 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। अब शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर किसान संगठनों ने अलग अलग रणनीति बनाई है। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया है। नड्डा ने लिखा है कि इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो खुद कृषि कानून को निजी हाथों में देना चाहती थी। एपीएमसी को खत्म करने का प्रस्ताव कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में था। अब कांग्रेस झूठे प्रचार में लगी है। कांग्रेस सहित 11 विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साझा बयान में कहा है कि पीएम मोदी विपक्ष पर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि कृषि कानूनों से किसानों का नहीं बल्कि अमीरों का फायदा है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कृषि कानूनों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अगर सड़क जाम करने से कानून बदले तो देश में अराजकता आ जाएगी। आंदोलन में पंजाब के कुछ नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पीएम मोदी 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु गेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी केरल पीएम पिनराई विजयन ने दी है। इस 444 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस योजना पर 2,915 करोड़ रुपए का खर्च आया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दीव के दौरे पर पहुंचेंगे। वे यहां 28 दिसंबर तक रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। इन योजनाओं में जालंधर सर्किट हाउस और घोघला में कमलेश्वर स्कूल शामिल है। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन दुनिया भर में दहशतगर्द की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की है। यहाँ चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। ये दहशतगर्दी सेल का संचालन कर रहा था। ने केरल की एक अदालत में बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में पीएफआई के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आई। एजेंसी को यह जानकारी पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान मिली है। भारत स्किल्स पोर्टल के जरिए 1,20,000 छात्र आईटीआई कर सकेंगे। छात्रों को ई लर्निंग के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए डीजीटी ने माइक्रोसॉफ्ट और नैस्कॉम से समझौता किया है। तनाव के बीच भारत भूटान सीमा पर एसएसबी ने कई नई चौकियां बनाई हैं। इससे बॉर्डर पर सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बता दें कि साल 2017 में भारत और चीन विवाद के बाद ट्राई जंक्शनों को रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इसकी सुरक्षा जरूरी है। कर्नाटक सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही अपना निर्णय वापस ले लिया है। सरकार ने तकनीकी सलाहकार समिति के सुझाव पर राज्य से नाइट कर्फ्यू का आदेश वापस ले लिया है। इस तरह के निर्णय से पता चलता है कि राज्य में अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी है। महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को राहत दी है। जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें आरटीपीसीआर जांच से छूट दी गई है। सभी को सशुल्क क्वारंटीन में रहना होगा। इनकी कोरोना जांच की जाएगी और उन्हें भुगतान करना होगा। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। भूकंप शुक्रवार सुबह 5:02 पर आया। 10 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दिल्ली भूकंप से हिली है। इससे पहले 17 दिसंबर को राजस्थान के अलवर में भूकंप आया था। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआती जानकारी जारी की है। इसे 22 जुलाई 2019 को रवाना किया गया था। ये 2 सितंबर 2019 को चांद की कक्षा में स्थापित किया गया था। ये कृत्रिम उपग्रह चांद से जुड़े सवालों के रहस्यों से पर्दा हटाने में कारगर साबित हो रहा है।
दक्षिण चीन सागर में भारतीय और वियतनामी नौसेना पैसेज अभ्यास करेगी। यह अभ्यास 26 और 27 दिसंबर को होगा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में सहयोग बढ़ाना है। बता दें कि पीएम मोदी और वियतनामी के पीएम ने सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। नेपाल में जारी राजनीतिक घटनाक्रम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका आंतरिक मामला बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने नेपाल की नवीनतम राजनीतिक घटनाओं पर गौर किया है। नेपाल को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसला लेना है। राज्यसभा सांसद सोनल मान सिंह ने केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि कानून की प्रतियां फाड़ना दंडनीय अपराध है। केजरीवाल ने कृषि कानूनों पर बोलते समय संसद के उच्च सदन की घोर अवमानना की है। भारत सरकार जापान, कोरिया समेत कई देशों से स्टील आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाएगी। ये शुल्क 5 साल के लिए होगा। ये कदम घरेलू स्टील उत्पादकों के हितों को आगे बढ़ाएगा। बता दें कि अन्य देशों के स्टील सस्ते होने से घरेलू उद्योगों को हानि उठानी पड़ रही है। ममता बनर्जी के बयान पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को किसी विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। विश्व भारती सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। यहाँ कोई भी आ सकता है। भाजपा से टीएमसी में शामिल हुई सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं। मैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से किसी भी सीट पर लड़ने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि चुनावों में उनकी जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया कि पीएम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। अगर किसी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मोदी के खिलाफ हुए तो उनको भी देशद्रोही बता दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण और अस्पतालों के आईसीयू बेड को लेकर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना केस घट रहे हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों के आईसीयू बेड आरक्षित रखना अमानवीय है। इस पर दिल्ली सरकार जल्द फैसला ले। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईंधन स्टिकर और नंबर प्लेट को लेकर जुर्माना वसूलने के मामले में केजरीवाल सरकार को सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इसके लिए लोगों से 5500 रुपए का जुर्माना वसूल रही है। सरकार को नंबर प्लेट लगवाने के लिए और अधिक समय देना चाहिए। ईडी ने केरल सोना तस्करी मामले में धन शोधन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अपनी जांच के तहत राज्य के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर समेत कई को आरोपी बनाया है। ईडी ने इन सभी आरोपियों की करीब 1.85 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सभी क्षेत्र डार्क रेड जोन में आ गए हैं। इनके और अधिक खतरनाक श्रेणी में जाने की उम्मीद जताई गई है। भारत चाबहार बंदरगाह पर होने वाली बैठक के लिए अफगानिस्तान को भी आमंत्रित करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये योजना रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान हिस्सेदार हैं। ऐसे में इससे अफगानिस्तान को शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच के निधन पर शोक प्रकट किया है। भारत ने कहा है कि करीमा ने बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उनकी जान जाने से बलोच में मानवाधिकार की लड़ाई कमजोर होगी। ईएसआईसी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। ईएसआईसी ने कहा है कि अक्टूबर में 12 लाख नए अंशधारक जुड़े हैं। ईएसआईसी ने कहा है कि इस आंकड़ों से देश के संगठित क्षेत्र के रोजगार परिदृश्य का पता चलता है। लाहौर की एक अदालत ने मुंबई हमले के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को 15 साल की सजा सुनाई है। हाफिज को यह सजा दहशतगर्दी का वित्त पोषण करने के मामले में दी गई है। किसानसा के कांगो में एक बड़ा नौका हादसा हो गया है। यह हादसा युगांडा और कांगो के बीच नौका के डूबने से हुआ है। इसमें करीब 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बता दें कि किसानसा में नौका कांगो से युगांडा लौट रही थी। इस दौरान अल्बर्ट झील में नौका डूब गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी चुनाव में जीते निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने कहा है कि निर्दलीय विजेताओं को एक राजनीतिक दल में शामिल कराने के लिए अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए आयोग कार्रवाई करे। ईडी ने एग्री गोल्ड पोंजी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पोंजी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई है। इसी के तहत ईडी ने एग्री गोल्ड पोंजी की विभिन्न राज्यों में करीब 4109 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था के कई अनुमानों की तुलना की गई है। आरबीआई ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ही सकारात्मक दायरे में आ जाएगी। अब कोरोना का असर खत्म होने लगा है। पाकिस्तान की कराची कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल कांड के सजायाफ्ता कैदियों को जमानत दे दी है। ब्रिटेन में जन्मे अलकायदा के अहमद उमर सईद शेख और उनके
3 साथियों को कराची कोर्ट ने रिहा कर दिया है। इस मामले में ब्रिटेन और अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। नेपाली राजनीतिक उठापटक के बीच चीनी राजदूत होऊ यांकी ने काठमांडू में पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। दोनों के बीच वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने पीएम ओली की जगह प्रचंड को अपना संसदीय दल का नेता चुना है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 23,068 मरीज संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,40,000 हो गई है। इस दौरान 336 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तमिलनाडु में कमल हासन को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में कमल हासन की पार्टी के नेता अरुणाचलम भाजपा में शामिल हो गए हैं। जावड़ेकर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एयर इंडिया के पायलटों ने वेतन कटौती के खिलाफ हड़ताल की चेतावनी दी है। पायलट यूनियनों ने कहा है कि वेतन में 5% की कटौती स्वीकार नहीं है। वहीं एयर इंडिया के सीएमडी ने कहा है कि इस फंड को संसद के नए भवन या पीएम केयर्स के लिए दान में दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान को लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दक्षिण सूडान में अकाल की स्थिति बन गई है। यहाँ के हजारों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इसके बाद यमन, बुर्किना फासो और नाइजीरिया के भी कई इलाकों में अकाल पड़ सकता है। उत्तराखंड के प्रख्यात हिमालयी फोटोग्राफर और संत स्वामी सुंदरानंद का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो सच्चे मायनों में हिमालयी के योगी थे। उन्होंने हिमालय की दिव्यता, पवित्रता और सुंदरता को अपने कैमरे के जरिए दुनिया के सामने रखा था। मुजफ्फरनगर बवाल से जुड़े मामलों में बीजेपी नेताओं पर दर्ज केस हुई सरकार ने वापस ले लिए हैं। इसमें सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव अग्रवाल समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। बता दें कि इन लोगों पर सपा सरकार में केस दर्ज किए गए थे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम राउरकेला में बनेगा। इसमें 20,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही इसमें FIH पुरुष विश्व कप 2023 के मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई की अहमदाबाद में वार्षिक बैठक हुई। इस दौरान IPL की 2 नई फ्रेंचाइजियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई। अब 2022 में टूर्नामेंट 10 टीमों का होगा। साथ ही 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कराने के लिए ICC का समर्थन किया है। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति की गुजरात के अहमदाबाद में बैठक हुई। इसमें पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं कुरुविला और मोहंती को खिलाड़ियों के चयन पैनल में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।